चलो बिगिन करते हैं आज के क्लास को। तो लास्ट क्लास में 15.2 से रिलेटेड थ्योरी भी देख लिया था हम लोगों ने और एप्लीकेशन भी देख लिया था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। आज इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में पहुंच गए हैं हम लोग, जहां पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है और इसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी आज ही टैकल करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो देखो आप लोग, ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ है यही पूरा का पूरा थ्योरी है। ये काफी अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो वहीं से मैंने इसको ले लिया है। इसके बारे में रीड करके पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखना ध्यान से। इन अर्लियर सेक्शंस वी हैव स्टडीड अबाउट सम टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये अपन ने जो भी पढ़ा है अभी तक सारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही था। मतलब चाहे वो मीन वेरिएशन अबाउट मीन हो, मीन वेरिएशन अबाउट डेविएशन हो, चाहे मान लो कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो वेरिएंस हो, ये सब सारा चीज एक तरीके का मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही था। ठीक है, जितना अभी तक अपन ने किया। आगे ये क्या कहता है देखो, कि द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट्स इन विच द डेटा आर गिवन। ये एक खास बात है कि जब कभी भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं किसी भी एक डेटा का, तो उसके अंदर में चाहे हम मीन डेविएशन निकालें, चाहे हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, इन दोनों का यूनिट सेम होता है एज पर द यूनिट ऑफ द गिवन डेटा। डेटा का जो यूनिट है वही इनका भी यूनिट होता है। कि यहाँ तक सारा बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सारा चीज? बताइए एक बार। हाँ सर। ओके। इसके आगे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी वजह से हम लोग को एक कोफिशिएंट वेरिएंस पढ़ने का जरूरत पड़ा। कि whenever we want to compare the variability of two series with same mean which are measured in different units, we do not merely calculate the measures of dispersion but we require such measures which are independent of units। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि हम किसी एक गिवन डेटा का जब मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं, एंड इन द नेम ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर हम उसका मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसका यूनिट सेम टू सेम होता है जैसा डेटा में यूनिट यूज हुआ होगा। तो अगर आप दो अलग अलग सेट ऑफ डेटा को, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप दो अलग अलग सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, जिनका यूनिट अलग अलग है, और आप ये पता करना चाहते हो कि किसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कौन अपने सेंट्रल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है। आप लोग को याद होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आइडिया यही था कि जो हमको मीन मिला या जो हमको मीडियन मिला उसके से कितना कितना डिस्टेंस पे हमारा डेटा स्प्रेड किया हुआ है, यही चीज मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताता था। तो अगर दो अलग अलग सेट ऑफ डेटा है जिनका यूनिट अलग अलग है, तो उसके अंदर में अगर आप कंपैरिजन चाहते हो, ठीक है, कि कौन सा डेटा में ज्यादा डिस्पर्शन है, तो वो चीज आप मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हेल्प से नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों डेटा के अंदर में क्या होगा कि यूनिट अलग अलग होगा, तो इसीलिए दोनों को कंपेयर कर पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इस ग्रीन लाइन में ये बताया गया है कि अगर मेरे पास में दो अलग अलग सेट ऑफ डेटा है, जिस डेटा का मैं डिस्पर्शन कंपेयर करना चाहता हूँ कि कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएबल है, ज्यादा स्प्रेडेड है अपने सेंट्रल वैल्यू के अबाउट, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ऐसा टूल चाहिए जो टूल यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, जो टूल डेटा के यूनिट पे डिपेंड ना करे। ठीक है, लेकिन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो टूल मेरे पास अवेलेबल है, ये डेटा के यूनिट पे डिपेंड करेगा। जो डेटा का यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, और दो अलग अलग यूनिट वाला डेटा अगर मेरे पास है, तो उसका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या इनका यूनिट अलग अलग होगा। अब आप बोलोगे सर हम तो कन्वर्जन मेजर लगा लेंगे कि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर देंगे, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कर देंगे, बट वो सब चीज नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करने के काम तभी आ सकता है जब दोनों सेट के अंदर में सेम यूनिट का यूज हुआ हो। लेकिन अगर यूनिट अलग रहा तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दो अलग अलग सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करने में हेल्प नहीं करेगा कि कौन ज्यादा वेरिएबल है और कौन कम वेरिएबल है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एक ऐसा टूल चाहिए जो यूनिट पे डिपेंड ना करे, और उसी टूल को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने एक नया चीज डेवलप किया जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार और रीड कर देता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। कि whenever we want to compare the variability of two series with same mean, ठीक है, ये लाइन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो सीरीज विथ सेम मीन, ठीक है, कि मीन सेम होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कि दो अलग अलग सीरीज जिसका मीन सेम हो लेकिन यूनिट डिफरेंट हो, विच आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है,
We do not merely calculate the measures of dispersion, but we require such measures which are independent of units. ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है कि the measure of variability which is independent of units is called coefficient of variation, denoted by CV, and the coefficient of variation is defined as किसी भी एक set of data के लिए CV is equal to sigma by x bar into 100. इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझने का ट्राई करें तो दिस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. ये चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पिछले क्लासेस में वैसे तो डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, कि वेरिएंस का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है, ये ऐसे बनाया जाता है कि एक ओ बनाया और माथे पे एक ऐसे लाइन खींच दी, इसको बोला जाता है सिग्मा, और इसका स्क्वायर कर दोगे ना तो ये है वेरिएंस का सिंबल। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आपको याद होगा कि वो होता है रूट ओवर वेरिएंस, तो उस हिसाब से वो हो जाएगा रूट ओवर सिग्मा का स्क्वायर। तो ये सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, और एक्स बार सबको पता है कि मीन है, और इनटू 100 ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। और ये चीज क्या है कि यूनिट से इंडिपेंडेंट है, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का सेम यूनिट होगा, तो वो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ जस्ट क्या है, रेशियो, ठीक है। और ये रेशियो क्या चीज में आपको हेल्प करेगा, तो वो चीज मैं दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। दिस विल हेल्प यू to compare two different set of datas which are having same mean and they are having different units. ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस विल हेल्प यू टू कंपेयर टू सेट ऑफ डेटास विच आर हैविंग सेम मीन एंड डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो उनके अंदर में कौन ज्यादा वेरिएबल है, कौन ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है और कौन कम स्प्रेड किया हुआ है, वो चीज का आइडिया आपको कहाँ से पता चलेगा, वो चीज का आइडिया आपको इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के कैलकुलेशन से पता चलेगा, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ दिया हुआ भी कि वेयर सिग्मा एंड एक्स बार आर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ द डेटा, कोई इशू नहीं है। आगे ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसको समझ लो कि for comparing the variability or dispersion of two series, we calculate the coefficient of variance for each series. The series having larger coefficient of variance is said to be more variable, मतलब वो ज्यादा spread किया हुआ होगा than the other. और दूसरा लाइन ये भी कह सकते हैं कि the series having lesser coefficient of variation या coefficient of variance is said to be more consistent than the other. मतलब जिसका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, ज्यादा स्प्रेड किया हुआ होगा। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो कम स्प्रेड होगा, कम मतलब वेरिएबल होगा, कम स्प्रेड किया हुआ होगा। और अगर कम स्प्रेड किया हुआ है मतलब वो स्टेबल ज्यादा होगा। जो ज्यादा स्प्रेड है वो ज्यादा वेरिएबल है, जो कम स्प्रेड है वो ज्यादा स्टेबल है। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि ज्यादा सीवी मतलब मोर वेरिएबल, लेस सीवी मतलब मोर कंसिस्टेंट या मोर स्टेबल, जो भी बोलो आप। तो बताओ मेरे को कि ये दोनों पैरा पूरा क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। ओके, ऑलराइट। और भी कुछ अगर इससे रिलेटेड कोई आपके मन में सवाल वगैरह हो तो पूछो आप लोग, और अगर नहीं है तो बताओ, फिर आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें। नहीं है सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 4-5 ही सवाल है इसके ऊपर में, लेकिन वही कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे ये आपके 15.3 का पहला सवाल है, देखो क्या है सवाल। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी, ठीक है। तब यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन करना है तो ये पक्का हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है, सीवी निकाल के करना पड़ेगा। अब इशू क्या है कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा। बड़ा क्वेश्चन क्यों होगा, क्योंकि मेरे को इस पहले डेटा का सीवी अगर निकालने का मन है तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ में मेरे को निकालना पड़ेगा इसका मीन। ये दोनों मेरे को कैलकुलेट करना होगा। इनको कैलकुलेट करने के बाद में मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल मतलब वेरिएशन निकाल पाऊंगा, और निकालने के बाद में मैं पहले इसका निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा। जिसका सीवी का वैल्यू ज्यादा आएगा कहेंगे कि वो वाला चीज ज्यादा वेरिएबल है। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। वैसे काम तो काफी करना है, मैं करूंगा भी, बट आइडिया क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। हाँ सर। ओके, तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये सब चीज तो काफी बार हम लोग निकाल चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो अभी मैं वो वाला पार्ट फटाफट कर देता हूँ। आई थिंक ये समझ में आप लोग को आ जाएगा। एक बार रिस्पॉन्ड करो, याद है सारा चीज कि कुछ बताना होगा उसमें मेरे को। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं या कुछ एक्सप्लेन करूं पुराना वाला, एक बार रिस्पॉन्ड करूं।
सर स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो मैं ग्रुप ए का एक बार पूरा का पूरा प्रॉपर्ली निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और बाकी ग्रुप बी का मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग घर पे खुद से अटेम्प्ट कर लेना। जैसे ग्रुप ए का जो डेटा मेरे को दिया हुआ है, वो डेटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी में आपको याद होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा किसका कॉलम, क्लास इंटरवल का कॉलम। तो सी आई के कॉलम में यू कैन सी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ऐसा कोई सिनेरियो है, ठीक है। फिर अगर अपन हाथों हाथ बात करें कि इसका देखा देखी एक्स आई निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक्स आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स आई यानी कि मिड वैल्यू, याद होगा आप लोग को। तो 10 से 20 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से 20 का मिड वैल्यू हो जाएगा 15, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। फिर नेक्स्ट वाले का 10-10 का गैप है, तो अगला वाला कितना होना चाहिए 25, उसके अगला वाला 35, उसके अगला वाला 45, उसके अगला वाला 55, उसके अगला वाला 65, उसके अगला वाला 75, ठीक है। फिर वापस से मैंने बोला था कि अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ा-बड़ा हो तो हम लोग को थोड़ा-सा यूआई का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। तो यूआई का सहारा अगर लोगे तो अगला कॉलम आपका यूआई का बनना चाहिए। उसके पहले खैर एफआई निकाल लेते हैं, ठीक है। एफआई का भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है मेरे को। दिस वुड बी 9, फिर यहाँ पर 17, नेक्स्ट वाला 32, उसके बाद वाला 33, फिर नेक्स्ट वाला 40, उसके नेक्स्ट वाला 10 और उसके नेक्स्ट वाला 9। नेक्स्ट अपन अब बनाएंगे यूआई का कॉलम, ठीक है। तो यूआई अपने लिए हो जाएगा यहाँ पर देखो कि एक्सआई वाले कॉलम का मिडिल मोस्ट एंट्री को ए मानना है और एच देखना है, बाकी इन दोनों की मदद से आगे फर्दर सॉल्व करना है। एक्सआई वाले कॉलम में देख सकते हो कितना एंट्री है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है। किसको माने बताओ, 45 को, बिल्कुल। तो 45 को हम लोग मान लेंगे क्या, कैपिटल ए। तो यू आई का वैल्यू काइंड ऑफ क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक्स आई माइनस 45 बाई 10। सही कह रहे हैं बताओ एक बार स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ यहाँ तक। तो यू आई का बेटा वैल्यू यदि आप देखोगे तो यहाँ पर यू विल फील कि इट इज -3 मेरे ख्याल में। नेक्स्ट वाला -2, नेक्स्ट वाला -1, नेक्स्ट वाला 0, नेक्स्ट वाला 1 2 3। मैं एक दो को फील करा देता हूँ। जैसे सपोज करो कि पहला वाला जो यूआई निकाला मैंने, तो 15 -45 डिवाइडेड बाई 10, तो 15 -45 -30 डिवाइडेड बाई 10 -3। इसी तरीके से इनको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला कॉलम मैं क्रिएट करूंगा यूआई के स्क्वायर का, क्योंकि उसका भी मेरे को जरूरत पड़ेगा। तो यूआई के स्क्वायर के कॉलम में 9 4 1 0 1 4 9। फिर उसके बाद में दो कॉलम मेरे को चाहिए एफ आई यू आई का और एक चाहिए मेरे को एफ आई यू आई स्क्वायर का। तो एफ आई यू आई का कॉलम अगर मैं निकालूं तो एफ आई यू आई में पहला एंट्री होगा -27, नेक्स्ट एंट्री होगा -34, नेक्स्ट एंट्री होगा -32, नेक्स्ट एंट्री होगा 0, एक सेकेंड, ये 32 होगा 0, फिर बोलो 40, सही जा रहे हो, फिर 20 20 27, खत्म। और लास्ट कॉलम एक मेरे को और चाहिए पड़ेगा क्या चीज का, तो एफ आई इंटू यू आई के स्क्वायर का। इसमें पहला एंट्री इज 81, दूसरा एंट्री इज 68, तीसरा एंट्री इज 32, नेक्स्ट एंट्री इज 0, नेक्स्ट एंट्री इज 40, नेक्स्ट एंट्री इज अगेन 40, नेक्स्ट एंट्री इज 81। ओके, सो ये हो गया पूरा का पूरा टेबल तैयार। फिर अगर आप लोग को यहाँ पर मीन भी चाहिए होगा वैसे तो मीन निकाल लें क्या, एफ आई एक्स आई तो अपन ने किया नहीं, चलो ठीक है, मीन का भी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले जिस चीज का टोटल चाहिए होगा वो सारा निकाल लेते हैं। इसका चाहिए होगा, इसका चाहिए होगा और इसका चाहिए होगा, ठीक है।
तो समेशन एफ आई का टोटल वैल्यू यहाँ पर है इस क्वेश्चन के हिसाब से 150, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में एफ आई यू आई का समेशन करोगे तो ये आ जाएगा -6, और एफ आई यू आई स्क्वायर का समेशन करोगे तो ये आ जाएगा 342। ठीक है, अब जिस टाइप का डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन तरीके से, मतलब जो क्लास 10 में सिखाया जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, उस तरीके से मीन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मीन that is x bar will be equal to a plus summation fi ui by summation fi into h। ये तरीका था, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो वैल्यू बिठाओगे तो दिस वुड बी 45 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10। ठीक है, तो सॉल्व करने पे दिस वुड कम आउट टू बी 44.6, ये आ जाएगा मीन। और इसी तरीके से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ट्राई करेंगे तो एस डी इक्वल टू फॉर्मूला वाज अंडर रूट एफ आई, मतलब अंडर रूट वेरियंस, और वेरियंस तो खैर निकाल नहीं रहे तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसके पार्ट पार्ट का मेरे पास में वैल्यू निकाल के रखा हुआ है, बस वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रत्येक पार्ट का वैल्यू निकालते हैं, मतलब डालते हैं इसके अंदर में, तो अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 6 डिवाइडेड बाई -6 बाई 150। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसका स्क्वायर करना है अपने को। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर कुरा के लास्ट में आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 15.09, ये मिलेगा आप लोगों को सॉल्व करके। ठीक है, तो देखो मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब अगर सीवी चाहिए मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, तो सीवी फॉर ग्रुप ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन into 100, this is equal to 15.09 divided by 44.6 into 100। जो डेटा आपने आया था अकॉर्डिंगली ये होगा उसका। ठीक है, और सॉल्व कर कुरा के ये आ जाएगा 33.83। पहले आप लोग एक बात कंफर्म करो कि ये जो ए का मैंने सीवी निकाला, ये मेथड पूरा क्लियर है आप लोग को, क्योंकि नया मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, पिछले 2 क्लासेस से जो सीख रहे हैं हम उसी को अप्लाई किए हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। सर वो 15.09 नहीं होगा, शायद 1.509 होगा। नहीं बेटा, शायद एक बार और करो कैलकुलेशन, तो मेरे ख्याल में ये सर 342 बाय 150 तो बहुत छोटा आएगा, तो 15 कैसे आएगा? 3 कितना बोल रहे हो सर ये 1.50 नहीं 1.50 है ना बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये 150 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 342 इंटू 150 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर माइनस होगा। आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, नहीं मतलब कैलकुलेशन करेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे को ये बताओ बाकी वैसे इसका प्रोसेस समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ एक बार। हाँ ओके, क्या आप लोग बी का सीवी खुद से निकाल पाओगे इसी तरीके से? मतलब मैं उसका कैलकुलेशन लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, बी का सीवी इसी तरीके से निकालना आप लोग। फॉर बी, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सीवी इसका आएगा सॉल्व करके, सीवी फॉर ग्रुप बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 35। ठीक है, सॉल्व करने के अंदर 35 आना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि अगर सीवी बी का 35 है और ए का 33.83 है, तो आप लोग के हिसाब से ज्यादा वेरिएबल कौन हुआ?
मोर वेरिएबल ही पूछा हुआ था हम लोगों से ए और बी में से कि कौन ज्यादा वेरिएबल है कौन कम वेरिएबल है। तो अगर बी का सीवी ज्यादा आया है तो ज्यादा वेरिएबल कौन हुआ बताओ। बोलो कौन ज्यादा वेरिएबल होगा कौन कम वेरिएबल होगा। बी ज्यादा वेरिएबल। करेक्ट, देयरफॉर बी इज मोर वेरिएबल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार कंफर्म करिए तो आगे बढ़ें फिर अगले सवाल की तरफ। ओके, ऑलराइट। फिर एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है इस बार, बस वो है कि मतलब अपने पास में क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल नहीं है इस बार डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी सबका 1 मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइप का है। देखो एक बार इसको पढ़ो क्वेश्चन को और फिर कंफर्म करो तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। करें? स्टूडेंट शुरू किया जाए। ओके, अब इसके अंदर में देखो दो तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला वाला तरीका भी लगा सकते हैं और दूसरा वाला तरीका भी लगा सकते हैं। तो मैं दूसरे वाले को ही लगाता हूँ क्योंकि पहले वाले के हिसाब से नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है, तो स्क्वायर वगैरह अगर फाइंड करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखो टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें एक्स आई का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है तो एक कॉलम तो एक्स आई का हो जाएगा। एफ आई का कॉलम नहीं बनाएंगे, एफ आई का जो वैल्यू है आप देख सकते हो इसमें सारे एफ आई का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल आई, क्योंकि एफ नहीं दिया हुआ कुछ भी तो मतलब सबको 1 ही मान के चलेंगे। तो अगला जो कॉलम होगा हमारा वो डायरेक्टली हम बनाएंगे यू आई का। ठीक है, एक्स आई के साथ में यू आई का कॉलम बना लेंगे। फिर यू आई के बाद में हम यू आई स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, ये हमारे काम में आएगा। ठीक है, और फिर एफ आई यू आई का वैल्यू और एफ आई यू आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर सिंस एफ आई का वैल्यू खुद का 1 है तो सबका फ्रीक्वेंसी 1 मान के चलना है। तो एफ आई यू आई का वैल्यू और यू आई का वैल्यू सेम होगा और एफ आई यू आई स्क्वायर का वैल्यू और सिर्फ यू आई स्क्वायर का वैल्यू सेम होगा, तो अलग से कोई कॉलम क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। इन्हीं का जो सम टोटल होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एफ आई यू आई का स्क्वायर एंड इसका जो सम टोटल होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एफ आई यू आई। ये तो हो गया पहले डेटा के लिए। और दूसरे डेटा के लिए भी सिंस यहाँ पे क्लास इंटरवल वगैरह नहीं है तो यहीं पे कार्यक्रम कर सकते हैं कि दूसरे डेटा के लिए आप ऐसा सोचो कि वाई आई लिख लेंगे एक बार। फ्रीक्वेंसी इसके केस में भी सबका 1 ही होगा, तो दूसरा इसके अंदर में अपन लगा सकते हैं यू आई का डैश सोच लो। ठीक है, यू आई लेटर तो पहले यूज कर चुके हो और दूसरा इसके अंदर में आप निकाल सकते हो यू आई के डैश का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक्स आई को यदि देखोगे तो वैल्यूज क्या क्या है बताओ। 35, 54, 54, फिर 52, 52, फिर 53, 53, फिर 56, 56, फिर क्या 58, 58, फिर 58, 52, 52, फिर 50, 50, 51 और 51, 49। 49, ठीक है, ये तो हो गया बेटा एक्स आई। अब हाँ एक्स आई के बाद में चाहिए हमको यू आई। ठीक है, तो यू आई काइंड ऑफ क्या होता था, यू आई काइंड ऑफ ऐसा ही होता था कि XI माइनस minus ए बाई एच A होता था, by एच। ठीक है, अब यहाँ हाँ पे लेकिन by सिंस वैसे कोई क्लास इंटरवल हाँ अवेलेबल नहीं है तो बाई एच वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसमें करेंगे एक्स आई माइनस ए वाला चीज। ये समझ में आ रहा है बताओ एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स इसमें एच से हम नहीं डिवाइड करेंगे वो वाला बात क्लियर है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल हम लोग को दिया हुआ है एज सच नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्लियर है तो बताओ एक बार फिर मैं लिखना स्टार्ट करूं।
ओके, हाँ तो तो ui का वैल्यू मैं डायरेक्टली ये सोच रहा सर हूँ कि 56 इसमें देखो, हाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे 56 जो है वो बोलना थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। गलत क्यों होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। बाकी डेटा जो हमने इसके पहले देखा है ना, उन सारे डेटा में क्या होता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मली अरेंज किया हुआ होता है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें वैसे ही अरेंज किया हुआ है नहीं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा इसको अरेंज्ड मैनर में सोचो तो सबसे छोटा क्या होगा बताओ? 35 शायद सबसे छोटा। 55 हाँ, इसके बाद में कौन है बताओ ज़रा? एक बार लिस्ट बनाते हाँ हैं फिर असेंडिंग ऑर्डर। 49 फिर 49 49, ओके। उसके बाद? हाँ उसके बाद कौन है? 50 50 50, उसके बाद कौन है? 50 50 के बाद में 50 है, 51 50 के बाद कौन? 51, 52, हाँ 53, 51 फिर 2 बार 54, 52 है सर 2 बार 52, 52 है ओके एक सेकेंड, 52 एक बार, 2 बार है ना 52 दो बार, हाँ ठीक है, और बताओ? 53, फिर 53 फिर और क्या 58 है? 56 54, 56 और 56 और 58, 58 ओके काउंट करो एक बार क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 5 नंबर वाले को, ये 6 नंबर वाले को हम क्या पकड़ेंगे? अपना ए पकड़ेंगे, मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ एक्सआई कॉलम, वैसा बोलते थे। लेकिन एक्सआई कॉलम क्या है कि वहां पे अरेंज्ड रहता था, यहाँ पर ये अरेंज्ड नहीं है। तो क्या है कि अरेंजमेंट ये पहले साइड में कर लो। अब देखो 5 नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 52 है। तो काइंड ऑफ क्या है कि 52 को यदि आप मानोगे ना, मतलब अपना ए, तो कैलकुलेशन सही बैठेगा। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर सर। ओके, अब डेविएशन लिखना स्टार्ट करूँ तो ui का मतलब हो जाएगा सिंपली यहाँ पर xi माइनस ए, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा मिटा के fi इक्वल टू 1, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। यदि मैं यहाँ पे ui का वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा xi माइनस 52, बस इतना ही होगा इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो एंट्री भरना स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री क्या होना चाहिए? आई थिंक -17, दूसरा एंट्री 2, नेक्स्ट एंट्री 0, नेक्स्ट एंट्री 1, फिर नेक्स्ट एंट्री 4, नेक्स्ट एंट्री 6। स्टूडेंट्स आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? 0, -2, हाँ सर -1 और -3, ठीक है। और स्क्वायर करोगे तो वो तो काफी सिंपल है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 289, फिर नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 4, नेक्स्ट वाला 0, उसके नेक्स्ट वाला 1, उसके नेक्स्ट वाला 16, फिर 36, 0, 4, 1, 9, ठीक है। इसी तरीके से वाई वाई वाले को भी यदि भरें तो एक बार भर तो लो जैसे दिया हुआ वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। 108, 107, 105, 106, 107, 104, 103, सर 104, 105 दो बार है। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? एक सेकंड रुक जाओ। 105 दो बार है, तो लो एक बार और ले लेते हैं। 105 अभी ठीक है, देखो तो एक बार। हाँ सर। ओके, मिला लो एक बार, हो गया ना 10 को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार वैल्यू पे मिला लेते हैं। 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103, 104, 101। ओके, वैल्यू मैच हो रहा है। अब इसमें भी देखो कि यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखें तो थोड़ा सोचो तो क्या होगा? सबसे छोटा कौन सा है? 101 है मेरे ख्याल में। 101 के बाद कौन है? 104 होगा शायद, ये 103 है। 3 103, 104, ठीक है। पार्टिसिपेट करो आप लोग भी, बताओ मेरे को। 105, 5 दो बार, 105, 5 दो बार, फिर बताओ। 6 106, 107, 107 108, 108 107 दो 8 बार है। दो बार है क्या? ओके,
107 और फिर 108। अब काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुआ, एक और होगा शायद, किसको छोड़ दिया हमने। 104 भी 2 बार है, 4 2 बार है। ठीक है, तो 104 एक बार और ले लेते हैं। अब गिनो 10 हुए, तो मिडिल मोस्ट 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो 105 को हमको क्या ले लेना चाहिए, ए। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ। ओके, फिर यू आई डैश का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो एक्स आई माइनस 105, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू फिलिंग अगर स्टार्ट करें तो काफी सिंपल ही होगा इसका भी, 3 2 0 0 फिर 1 फिर 2 फिर -1 -2 फिर -1 और -4, और स्क्वायर लोगे तो 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब दोनों डेटा का एक ही साथ थोड़ा सा हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं फॉर x और यहाँ निकाल लेते हैं फॉर y, ठीक है। तो मीन तो यहाँ पर क्या होगा, मीन तो अपन निकाल सकते हैं, इसको वापस से स्टेप डिवीजन और लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप डिवीजन वाली लॉजिक से x बार का वैल्यू इसके केस में हो जाएगा कैपिटल A प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई सिंपली, ठीक है। और क्लास साइज कुछ है नहीं तो उसको 1 ही मान के छोड़ देंगे, ठीक है, h से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। अब यहाँ पर वैल्यू बिठाओगे तो a का वैल्यू तो है हम लोग के लिए कितना, 52। फिर एफ आई यू आई वाले पार्ट को यदि मैं देखूं तो एफ आई यू आई तो वैसे है नहीं यहाँ पर, बस एफ आई का वैल्यू 1 ही मान के चलना है, तो यू आई वाले कॉलम का टोटल को ही मान लेंगे। तो इस वाले केस में इसका टोटल मेरे ख्याल में 17 2 1 4 6 2 3 1, ये शायद -10 आएगा। बाकी को भी कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। ये वाला आ जाएगा आपके 360, ये वाला आ जाएगा आपके 0, और इसका सम टोटल ये हम लोग को मिल जाएगा 40, ठीक है। तो अब एक एक करके वैल्यू बिठाएं अगर हम लोग, तो 52 प्लस ये वाला हो जाएगा हम लोग के लिए -10 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, मतलब टोटल नंबर कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो तो 10 हुई है, सबका फ्रीक्वेंसी 1 1 ही मान के चलना है, तो वो 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के दिस विल गिव अस 51, मतलब पहले वाले का मीन 51 हो जाएगा। और इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेट करें, ठीक है, x का, तो एस डी वुड बी इक्वल टू, ध्यान देना कि अंडर रूट ऑफ एफ आई का वैल्यू तो सबका 1 ही रहेगा, तो इट वुड बी समेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, इस टाइप का कुछ रहेगा, ठीक है। वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यू आई स्क्वायर का टोटल देख सकते हो 360 था, और समेशन एफ आई का वैल्यू 10 रहेगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 10 माइनस समेशन यू आई का वैल्यू -10 था, तो -10 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, और पूरे पे चढ़ाया हुआ रहेगा रूट। सो दिस वुड बी इक्वल टू अल्टीमेटली रूट ओवर पहले वाले से 36, दूसरे वाले से 1, तो रूट ओवर ये आ जाएगा 35, ठीक है। और सॉल्व करने पे दिस वुड बी समवेयर 5.92 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहला वाला x का सारा नाटक, ठीक है। सिमिलरली y का निकालो, तो इसको y बार कह लेते हैं, तो ये हो जाएगा वापस से a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई डैश, क्योंकि इस बार डैश बोल दिया था, और समेशन एफ आई, ठीक है। तो यू आई डैश का टोटल देख सकते हैं आप कितना है, 0 ही है, तो यहाँ पर सीधा a ही काम आ जाएगा, और y के केस में a वाज 105, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 प्लस 0, मीन तो इसका डायरेक्टली आ गया 105, और इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो सेम ही तरीका होगा एस डी का, दिस इज इक्वल टू समेशन यू आई के डैश का
स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई माइनस समेशन यू आई डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है, और इस पूरे का रहेगा स्क्वायर ऐसा। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देख सकते हो सम टोटल आया था 40 और समेशन एफ आई तो इसके केस में भी 10 ही रहेगा क्योंकि 10 ही ऑब्जर्वेशन है, माइनस ये आया था 0 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। तो इससे हम लोगों ने दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए सीवी, तो सीवी ऑफ एक्स ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि 5.92 डिवाइडेड बाय मीन था इसका 51, ये आप ऊपर देख सकते हो, ये रहा मीन निकाल के रखा था हमने, और इनटू चाहिए हमको 100, तो ये पूरा सॉल्व कर कुरा के आ जाएगा 11.60 और सीवी ऑफ वाई का यदि बात करें, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 2, मीन आया था 105 और इनटू करना है हमको 100, तो दिस इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा हम लोगों के लिए 1.90, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो सीवी मतलब एक स्टेबल पूछा है कि वेरिएबल पूछा है, स्टेबल पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेबल आप लोगों को याद होगा कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है वो स्टेबल होता है, जिसका कम आता है वो स्टेबल होता है, बताओ एक बार। तो कम यहाँ पर किसका आया है, y का आया है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिंस CV of y is less than CV of x, therefore y is more stable than x। स्टूडेंट्स बताओ आया समझ, नहीं आया समझ, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ओके ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से तीसरे नंबर पे। यहाँ से थोड़ा छोटा छोटा है सॉल्यूशंस, ठीक है, यही दो में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, बाकी सारा बहुत सिंपल सिंपल है। पढ़ो इसको सब लोग एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। ओके ऑलराइट, करते हैं। देखो इसमें क्या बोला पहले समझो। An analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to same industry gives the following results. Number of wage earners मतलब जितना number of labor है उस फैक्ट्री के अंदर में वो इतना है, और दूसरे फैक्ट्री में या दूसरे फर्म में इतना है। मीन ऑफ मंथली वेजेस यानी कि हर लेबर को इंडिविजुअली जो ऑन एन एवरेज पैसा दिया जाता है वो इतना है, एक लेबर को एवरेज पैसा इतना दिया जाता है फर्म ए में, और फर्म बी में एवरेज पैसा इतना दिया जाता है हर एक लेबर को। फिर वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ये दिया हुआ है हमको, और ये काइंड ऑफ मीन भी है, मीन और एवरेज दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। अब आगे हमसे कुछ कुछ पूछा हुआ है कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, ठीक है। तो एक चीज आप याद करो कि मीन का मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो मीन वाज इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था ना मीन, एक बार बताओ हाँ या ना। ओके यहाँ पर क्या मैं सोचूं कि एक्स बार का मतलब होगा नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, या नहीं सॉरी, एक्स बार का मतलब होगा मीन मंथली वेज, मीन मंथली वेज 5253, दिस इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन पता नहीं, टोटल पेड वेज कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जगह टोटल नंबर ऑफ लेबर, ठीक है, या वेज अर्नर्स जो भी सोचो, और इसका वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है पहले फर्म के हिसाब से 586। तो पहला फर्म जो टोटल वेज पे करेगा, क्या वो आप लोग को फील हो रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए? हाँ सर। ओके उसी तरीके से दूसरा फर्म का भी निकल जाएगा, और जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा वही ज्यादा वेज पे कर रहा है, ठीक है। तो आओ देखें यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करना चाहें तो टोटल
वेज पेड बाय ए इज इक्वल टू होना चाहिए मेरे ख्याल में 586 इंटू 5253, ठीक है। और ये अमाउंट मेरे ख्याल में आ जाएगा 3078258, 3078258, ठीक है। और टोटल वेज पेड बाय बी इज इक्वल टू ये है 648 इंटू 5253 एंड ये टोटल करने पे आएगा 3403944, 3403944 and we can say therefore firm A pays larger amount as monthly wages. Firm A pays सर बी होगा ना? अच्छा नहीं गलत बोल दिया, B sorry. Firm B pays larger amount as monthly wages. अच्छा मैं और क्या बोल रहा था कि क्या जरूरी था कि हम इतना कैलकुलेशन करते कि बिना कैलकुलेशन किए भी कह सकते थे कि बी ही ज्यादा पैसा पे करेगा? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ कैसे, क्या ऑब्जर्व करके हम ये बात कह सकते थे बिना ये कैलकुलेशन किए? सर, क्योंकि दोनों का एवरेज सेम है तो 648 और 586 में 648 बड़ा है तो मल्टीप्लाई होके तो वही ज्यादा आएगा ना। वही ज्यादा है, करेक्ट। मतलब दोनों यदि एवरेज सेम ही पे कर रहा है तो नंबर ऑफ लेबर जिसके पास ज्यादा होगा वही ज्यादा अमाउंट पे करेगा। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो और बिना किए भी डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आई होप कि ये वाला आइडिया मैंने क्लियर कर दिया कि ये बिना किए भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली भी कह सकते थे। हाँ, नेक्स्ट मेरे को लगा विच था कि पर पर्सन का बोल रहा था ये। नहीं पर पर्सन वाला तो बेटा वो तो इसी को मान के चलेंगे तो उस हिसाब से फिर ये तो सेम ही है, ठीक है। हाँ 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 ओके, अब आगे बात करते हैं। विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। अब दो फर्म है अलग अलग, कौन ज्यादा वेरिएबल है पता करने के लिए क्या करना होगा? सीवी निकालना होगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर के लिए आप तो कुछ नहीं, सीवी निकाल लो। सीवी ऑफ ए का सीवी क्या हो जाएगा बोलो? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन। वेरिएंस यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाय मीन 5253 इनटू 100। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? अच्छा, ये सॉल्व करके 0.19 आएगा। फिर सीवी ऑफ बी अगर चाहिए मेरे को तो वो हो जाएगा अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई 5253 इंटू 100 विच इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आएगा 0.21। तो जिसका सीवी ज्यादा वो ज्यादा वेरिएबल। तो किसका सीवी आप लोग को ज्यादा लग रहा है? बी का। तो सिंस CV of B greater than CV of A, therefore B is more variable than A, ठीक है। क्या इसका दोनों पार्ट क्लियर है आप लोगों को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ ओके ऑलराइट, तो ये हो गया। फिर ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो इसमें थोड़ा सा काम आसान कर दिया है, मतलब वैसे ये है तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि एक पार्ट का वैल्यूज डायरेक्टली दिया हुआ है, दोनों पार्ट का पूरा सीवी हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट का थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर दूसरे पार्ट का डायरेक्टली दिया हुआ है, तो उससे थोड़ा काम हम लोग का बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ फुटबॉल सेशन, ठीक है, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो पहले मतलब एक कुछ सेशन के अंदर में, मतलब एक सेशन में एक मैच खेला उसमें 0 गोल, फिर कोई दूसरे सेशन में 9 मैच खेला, मतलब पूरे सेशन में 9 मैच खेला और 9 मैच में गोल सिर्फ एक ही हुआ, फिर 7 मैच खेला उसमें 2 गोल हुआ, 5 मैच खेला 3 गोल हुआ, 3 मैच खेला 4 गोल हुआ। ये डेटा हमको दिया हुआ है
और फॉर टीम बी सारा बात पहले से बताया हुआ कि मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 विच स्टैंडर्ड डेविएशन इज इतना, फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। तो आपको निकालना तो दोनों टीम का सीवी है, ठीक है, तो दूसरे टीम का सर, सीवी निकालने के लिए ये बोलो। इसका निकाल हाँ मतलब इसका हमको काफी मेहनत करके निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसका तो क्या कि डायरेक्टली आ जाएगा, फिर लास्ट में सीवी कंपेयर कर देंगे तो काम हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। और अब देखो कि मीन हम क्या चीज का निकाल रहे हैं, तो मीन हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ गोल्स का, तो इसीलिए एक्सआई हम किसको मान के चलेंगे, नंबर ऑफ गोल्स को, और जो नंबर ऑफ मैचेस है वो काइंड ऑफ एफआई की तरह सर्व करेगा हम लोग को, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला चीज, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर, ओके, तो मैं हाँ, फटाफट बनाता हूँ। एक्सआई डायरेक्टली ही दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है 0 1 0 1 2 2 3 3 4, और खुशी का बात है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। एफआई हो जाएगा कितना, बोलो 1 9 197 7 5 3। अच्छा वैल्यूज बहुत छोटा छोटा है, तो इसमें यूआई क्रिएट करने का जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, डायरेक्टली एक्सआई से काम चला सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो एक्सआई का स्क्वायर एक ले लेते हैं, फिर बाकी दो कॉलम बना लेंगे। तो एक्सआई का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 नहीं सॉरी 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, लास्ट वाला 16। 4 अब 9 16, अब एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई में पहला वाला तो इसमें 0 ही हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें 0 9 9 हो जाएगा शायद, फिर 14 14 15 12 15 और 12 करेक्ट, और 14 लास्ट वाला बताओ 15 12। 12 अब एक चाहिए मेरे को एफ FI आई XI स्क्वायर ना एक्स आई स्क्वायर, चलो बताओ इसका 0 0 9 9 28 45 28 45 45 48 48। आई बिलीव कि ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अभी इसका मीन अगर निकालना है तो समीशन एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई कर लेंगे, समीशन एफ आई का जरूरत पड़ेगा, ये 25 आएगा, एफ आई एक्स आई का समीशन निकालेंगे तो ये 50 आएगा, और ये 130 आएगा, ठीक है। तो मीन के लिए एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन तो यूज नहीं किया है, तो समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई का फॉर्मूला वर्क कर जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी 50 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 2। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस डी के लिए अंडर रूट ऑफ वही समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जो प्लेन फॉर्मूला है, समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। अब बस वैल्यू बिठाना है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 130 अपॉन 25 माइनस एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, ये तो 2 ही आया मीन, नहीं 2 स्क्वायर मतलब 4 हाँ मतलब ये वाला चीज जो है ये तो 2 ही आया ना निकल के हम लोग के, तो सीधा यूज कर सकते हैं शायद। हाँ वही बोला सर 2 स्क्वायर हाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट। तो बस इसमें अब थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, तो इसमें कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज सॉल्व कर कुरा के 130 बाई 25 माइनस 4 so 5.2 minus 4 का रूट 5.2 माइनस 4 का रूट, तो वही कितना हो जाएगा 1.2 का रूट जैसा कुछ हो जाएगा। फाइनली शायद ऐसा आना चाहिए, देखो 1.096, ठीक है फुल्ली। तो यहाँ से अब सीवी ऑफ ए निकालने की सिचुएशन में आ गए हैं हम लोग। सीवी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1.096 डिवाइडेड बाय मीन यानी कि 2 और इनटू 100। तो सॉल्व करेंगे इस चीज को तो दिस वुड गिव अस 54.8, ठीक है। और सीवी ऑफ बी का सारा डेटा हमको पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन 1.25 और मीन जो है वो उसका भी 2 ही है, तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो सॉल्व कर कुरा के ये वाला दे देगा 62.5। तो अब यहाँ पर देखो कि वेरिएबल कौन ज्यादा है वो पूछा है कि स्टेबल कौन ज्यादा है वो पूछा है, स्टेबल पूछा है कंसिस्टेंट पूछा है, ठीक है। तो जिसका सीवी कम वो ज्यादा कंसिस्टेंट, बताओ कौन ज्यादा कंसिस्टेंट, A. A. Since CV of A
is less than CV of B. Therefore, A is more consistent. ठीक है, एक बार कंफर्म करो कि क्या ये सोल्यूशन पूरा आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर समझ गए। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का खत्म इसके साथ में ये वाला। ये भी बहुत इजी है, देखो पढ़ने में बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, अभी करूंगा मैं तो आप लोगों को हंसी आ जाएगा। देखो, द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x एंड वेट y ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। मतलब एक ही प्लांट है जिसका लेंथ है, उसका हम लोग को समेशन xi दिया हुआ है, समेशन xi स्क्वायर दिया हुआ है, और 1 से लेके 50 तक का समेशन दिया हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो काउंटिंग हो रहा है वो 50 प्लांट हो रहा है, ऊपर बताया हुआ भी कि 50 प्लांट का ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और उसी के वेट का हम लोग को वो भी दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है yi का, और yi स्क्वायर का भी समेशन हम लोग को दिया हुआ है। फिर हम लोग को पूछ रहा है कि इन प्लांट का क्या चीज ज्यादा वेरिंग है, लेंथ या वेट। ठीक है, ये हम लोगों से सवाल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, प्लांट के लेंथ का जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, इसके दम से हमको कोशिश करना चाहिए क्या निकालने का, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उन दोनों की मदद से फाइनली हम क्या कोशिश करेंगे निकालने का, तो आंसर इसकी CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और फिर वेट का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो चीज ज्यादा वेरिंग होगा। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? ओके, आज के क्लास के एकदम बिगिनिंग में मैंने एक चीज जो वहां पे मार्क कर कराया था, अभी थोड़ा देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जिससे इस चीज को समझा जा सकता है। ठीक है, कि क्लास के बिगिनिंग में मैंने बोला था कि whenever we want to compare the variability of two series with same mean, ठीक है, which are measured in different units। यहाँ पे देखो लेंथ अलग यूनिट में, वो किस में मेजर होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर होगा, और वेट जो है वो तो ग्राम वगैरह में मेजर होगा। ठीक है ना, so at that time we do not merely calculate the measures of dispersion but we require such measures which are independent of units। तो आप देखो कि लेंथ और वेट को भी यदि आप कंपेयर करना चाहते हो तो वो सिंपली मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या निकालना चाहिए, CV निकालना चाहिए। क्या आइडिया समझ में आ रहा है कि CV का क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों CV निकालना पड़ता है हम लोग को? हाँ ओके, ऑल राइट। तो अभी देखो बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, को ज्यादा इजी है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। सोल्यूशन, 2 कॉलम बना लेते हैं और दोनों कॉलम में दोनों लेंथ वेट का कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखो फॉर लेंथ, फॉर लेंथ अगर अपन बात करें तो जो मीन होगा x बार वो क्या होगा, वो होना चाहिए समेशन xi डिवाइडेड बाय n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन xi का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 212 और टोटल ऑब्जर्वेशन है 50। तो ये हो जाएगा 212 बाई 50 विच इज इक्वल टू 4.24। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वही नौटंकी, अंडर रूट ऑफ समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi बाई n का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला मैंने लिखाया था विदाउट फ्रीक्वेंसी, ये वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डेटा में फ्रीक्वेंसी का कोई बात नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन xi का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 902.8, तो 902.8 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू है 50, क्योंकि 50 प्लांट का ले रहे हैं, और माइनस ये वाले चीज का वैल्यू अपन ने अभी भी निकाला 4.24, देख रहे ना इसका वैल्यू 4.24, तो वो अपन यहाँ पर काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 4.24 का स्क्वायर। ये आप चाहो तो वैल्यू बिठा के एलसीएम एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, इसको जब आप फुल्ली सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई कर कुरा के आंसर आता है 0.28, और वहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर CV ऑफ x इज इक्वल टू 0.28 डिवाइडेड बाय 4.24, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे दिस विल गिव अस 6.604। ठीक है, लेंथ के बाद में फॉर वेट, वेट के लिए अगर अपन बात करें तो y बार, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा समेशन yi डिवाइडेड बाय n,
समेशन yi इज अगेन 261, n इज अगेन 50 क्योंकि 50 ही प्लांट है, एंड इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5.22। ठीक है, ये आ गया yi मतलब y बार। ठीक है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए वही पुराना फॉर्मूला, समेशन yi का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन yi डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसमें वैल्यू वगैरह बिठा दोगे तो दिस इज काइंड ऑफ अंडर रूट ऑफ 1457.6 डिवाइडेड बाई 50 माइनस, यहाँ पर आप 5.22 यूज कर सकते हो, या फिर जो वैल्यूज दिया हुआ उसको बिठा के भी एलसीएम वगैरह लेने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे ये वाला चीज आपको दे देगा 1.37, और यहां से सीवी निकाल सकते हो, CV ऑफ y इज इक्वल टू 1.37 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन विच इज 5.22 इनटू 100। सो यहां से आपको मिलेगा 26.24। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यार इसका जो वेट है उसका तो CV को ज्यादा ही आया है। तो सिंस CV of y greater than CV of x, therefore y is more varying। कौन वेरी करेगा ये पूछा हुआ था, तो यही होगा y is more varying, VARYING। या ऐसे भी इसको कह सकते हो कि y की जगह हम मेंशन करते हैं कि y रिप्रेजेंट क्या कर रहा था y रिप्रेजेंट कर रहा था वेट। ठीक है ना, वेट रिप्रेजेंट कर रहा था y, तो वी कैन से कि weight of plant is more varying। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो एक बार। क्लियर है ये हाँ पूरा का सर, पूरा? आ गया। ओके ओके, बढ़िया। तो यहाँ पर फिर क्या है कि इसको स्टॉप करेंगे हम लोग। ठीक है,